गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अपन आज न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है तो इसको जानने के लिए अपन इसके अंदर देखो, रीड कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनना। इसमें कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड ओनली सोर्स ऑफ ईएमएफ अवेलेबल वेयर दोज ऑफ द केमिकल नेचर, है ना, सच as dry cells, but as present large scale productions and distributions of energy become possible because of the phenomenon of electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि इसके अंदर जनरली फ्राइडे और हेनरी का दिया हुआ ये एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर अपन को बताया कि इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फाउंड methods to convert mechanical energy into electrical energy. EMI formed the principle of two important electrical device, namely electric generator and transformer. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें देखो नाम से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपन कहते हैं कि करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन द कोयल when these coils are rotated in a magnetic field. ठीक है, तो this has led to alternate ways of generating the current. मतलब कि जैसे इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि अगर अपन किसी करंट को किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू पास कराते हैं तो उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस होता है। अब यहाँ पे हम एक नई चीज़ें जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी करंट कॉइल को मूव कराते हैं तो उसके कारण हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। इसी फिनोमेना को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले फैराडे ने आया था, तो इसने अपन को बताया क्या, वो समझिए। इसमें कहता है कि द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट और ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सा एक डेफिनेशन दे देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि एक फेनोमेना है, एक तरीका है जिसके अंदर अपन करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट कराते हैं, बनाते हैं। किसके थ्रू? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूसली चेंज करेंगे तो उसके कारण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि फेनोमेना ऑफ करंट एंड ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है। इसी फेनोमेना को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब अपन को कहता है कि द ईएमएफ डेवलप्ड इन द कंडक्टर बाय द करंट प्रोसेस ऑफ ईएमआई इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इफ द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज लूप देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब कहते हैं इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शंस बाय द इलेक्ट्रिक करंट। जी, ये एक तरह से अपन को रिवर्स प्रोसेस कह सकते हो। जो 4th चैप्टर में अपन ने ओस्टर्ड ने बताया था, तो ओस्टर्ड का फेनोमेना था क्या कि करंट पास कराते थे किसी मेटल कंडक्टर के अंदर तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता था। अब यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से अपन क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो मतलब एक तरह का रिवर्स प्रोसेस है। तो अपन कहते हैं द फेनोमेना ऑफ ईएमआई वाज डिस्कवर्ड बाय द माइकल फैराडे इन 1831 विच इज़ नॉट मीटली ऑफ द थ्योरेटिकल और एकेडमिक इंटरेस्ट बट ऑल्सो ऑफ द फिजिकल यूटिलिटी। प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए इसको यूज़ किया गया था। वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विद नो इलेक्ट्रिसिटी, no electric lights, no trains, no telephones, no personal computers, and hence today civilizations on a great deal of the discovery of EMI. ठीक है, अब यहाँ पे आ गया सेकंड थिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे पहले अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, सेम उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को भी यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन यही कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू
अ सरफेस नॉर्मली व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सोन एज, इस पर आपको बता भी रखा है, इसी को अपन कहते हैं नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। मतलब किसी भी सरफेस के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर अगर किसी सरफेस को अपन कंसीडर कर देते हैं तो उससे जो नॉर्मली आउटवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड्स क्रॉस होते हैं उस सरफेस के थ्रू, उसी दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसी को अपन मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसको जनरली अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको फाई भी देखते हो रेड कलर के मैं बॉक्स में रख रखा हूँ। फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू में ए है, बी को मैग्नेटिक फील्ड कह दिए, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बी भी निकाल सकते हो तो फाई बी अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ें नॉर्मल कंपोनेंट कहता है तो इसीलिए फाई बी इज इक्वल टू अपन बी ए कॉस थीटा भी कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसको अपन हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसको अपन डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में रखते हैं। इसको बी डॉट ए कहते हैं और बी ए कॉस थीटा हो जाता है ये। इसी से थीटा से अपन नेचर पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो सकता है ना, मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। तो वो कंडीशन आप यहीं से लगा सकते हो। जैसे थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। 90 डिग्री होगा तो मिनिमम हो जाएगा, है ना। तो ये सभी सिचुएशन ध्यान रखना है। एंटी पैरेलल में नेगेटिव फ्लक्स देगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ें ध्यान में रखना है अपन को। और इसकी यूनिट अपन वेबर में मेजरमेंट करते हैं और एक वेबर जो होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला याद रखेंगे बच्चों, ये ml/T-2 A-1 होता है। ठीक है, अब इसी पे आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है यहाँ पे। इसमें क्या रखा है कि अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, लेंथ 400 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, एज्यूमिंग आइडियल सोलेनॉइड, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कुलर सरफेस हैविंग सेंटर ऑफ ऑन एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड of radius 3 centimeter and is perpendicular to the axis of solenoid inside at the end of solenoid। दोनों कंडीशन है। ठीक है, लेंथ आपको दे ही रखा है 400 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे रखा है। तो पर यूनिट लेंथ निकाल लिए नंबर ऑफ टर्न्स एन अपॉन में एल से, तो 25 टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया स्मॉल एन की वैल्यू। अब बी अपन को म्यू नॉट एन आई होता है, एरिया अपन निकाल ही सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। थीटा 0 है तो फाई भी यहाँ से बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से अपन को ये फाई निकल जाएगा। सेकेंड नंबर में एंड ऑफ द, तो 1/2 म्यू नॉट एन आई होता है एंड के ऊपर, तो अपन ये वाला फार्मूला अपन यूज़ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द फैराडे एंड हेनरी। फैराडे और हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में अपन समझ लेते हैं। इसके अंदर उसने कहा था कि डिस्कवरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन are based on the long series of the experiments carried out by the Faraday and Henry. It is the relative motion between the magnet and the closed coil which is responsible for the generation of induction of electric current in the coil. Whenever magnetic field linked with the closed coil change, an EMF is induced in the coil which is called the induced EMF. ठीक है, अब इसके अंदर आ गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज के लॉ आ गए, तो फैराडेज के लॉ के अंदर अपन को उसने क्या बताया, तो वो देखिए। कहता है व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज एन EMF इज इंड्यूस्ड इन इट, द SI यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज वोल्ट। द एक्चुअल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सर्किट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय द रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। ठीक है, फैराडे का सेकेंड लॉ था द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। मैथमेटिकली फैराडेज सेकेंड लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंड्यूस्ड EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है बच्चों, यहाँ से अपन EMF इज इक्वल टू माइनस के d∅b अपॉन में dt कहते हैं। ठीक है, और यही अगर नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो उसको अपन कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो EMF इज इक्वल टू माइनस d∅b अपॉन में dt कह देंगे। ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखेंगे।